नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो ज़्यादातर टाइम्स हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, बट हमें दूसरे एस्पेक्ट्स की भी बात भी करनी चाहिए। इस आर्टिकल में हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने में जिन दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी काम करने की आवश्यकता है उनको डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले है फ्री लीगल एड। जैसा आपको पता है कि संविधान के आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड की बात कही गई है। इस पर यूपीएससी ने इस बार प्रीलिम में क्वेश्चन भी पूछा था। जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है, इसके अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं उनके अनुसार सभी वुमन, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, वो इंटाइटल्ड हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और बच्चे भी इंटाइटल्ड हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। तो मतलब देश की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऐसी हैं जो फ्री लीगल एड हासिल करने के लिए इंटाइटल्ड हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ठीक से इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। आप अपने भाई बहन से पूछ के देखिएगा, क्या आपने इस स्कीम के बारे में सुना है, फ्री लीगल एड स्कीम के बारे में? ज़्यादा संभावना यही है कि उनको ये नहीं पता होगा। अब यूपीएससी की तैयारी वो कर रहे हों तो अलग बात है। तो आर्टिकल में कहा जाता है ये ऑलमोस्ट डेड लेटर है। जबकि अगर यूके से हम कंपेयर करें, यूके में भी फ्री लीगल एड वाली स्कीम है। वहाँ पे देखो, जो इंडिपेंडेंट सोलिसिटर ऑफिसेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है सरकार के द्वारा। उनको पैसे दिए जाते हैं कि भैया आप ये फ्री लीगल एड स्कीम प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प कीजिए, यानी फ्री में केस लड़िए जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो हमारे देश में सरकार ऐसी कोई मदद नहीं करती इंडिपेंडेंट सोलिसिटर ऑफिसेज को, यानी इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स को। इसके बाद सेकंड इशू जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का जिस पर काम करने की आवश्यकता है वो है जज पॉपुलेशन रेशियो। यूएस में देखो, हर 10 लाख के पीछे 100 जज हैं। कनाडा में हर 10 लाख के पीछे 75 जज हैं। यूके में हर 10 लाख पॉपुलेशन के पीछे 50 जज हैं। और इंडिया में कितने? 19। एट एनी गिवन पॉइंट हमारे देश में 1/4 जो जजेस की पोस्ट हैं वो वैकेंट रहती हैं। देखो, सोच के देखिए, ऑलरेडी जजेस की जो पोस्ट हैं वही कम हैं, मतलब जजेस की सैंक्शन पोस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो हैं वो भी खाली रहती हैं। सरकार उन्हें जल्दी से भरती नहीं है। 2001 के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था, आप आने वाले 5 सालों में ये इंश्योर कीजिए कि हर 10 लाख लोगों के पीछे कम से कम 50 जज तो हों। क्या इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया गया? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इशू है एक्सेस टू जस्टिस का। ये देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्पा सदन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ से संबंधित है, इसमें लाइफ मतलब सिंपल वाली लाइफ नहीं, मतलब कि हाँ भाई बंदा जिंदा है वो लाइफ। इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि लाइफ का मतलब ये है कि आपके पास ऐसे राइट्स हैं जिनकी सहायता से आपकी जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग है। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट राइट है एक्सेस टू जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्लैरिफाई भी किया कि एक्सेस टू जस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे नीड फॉर एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, मतलब आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो आप कोर्ट के पास जा सको। ये सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस टू जस्टिस में। दूसरा पॉइंट कन्वीनियंटली एक्सेसिबल। अब देखो, मान लीजिए आपके घर से जो नियरेस्ट कोर्ट है वो 400 किलोमीटर की दूरी पर है, इवन सिविल कोर्ट भी, ट्रायल कोर्ट भी। तो इसका मतलब तो आप जस्टिस को नहीं एक्सेस कर पा रहे हो ना। इतनी दूर दराज के एरिया में आपको जाना पड़ता है जस्टिस को एक्सेस करने के लिए। तो ये राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस के अगेंस्ट है कि दूर कोर्ट का होना। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन मस्ट बी स्पीडी, मतलब जल्दी केस का समाधान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इट मस्ट बी अफोर्डेबल। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जा रहे हो तो आपसे भारी भरकम फीस वसूली जा रही है, नहीं। जस्टिस को एक्सेस करना आसान होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। लेकिन देखो, सबसे बड़ी आयरनी ये है, जिस
केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें बोली थी, उस केस की सुनवाई भी ऑलमोस्ट 6 सालों तक चलती रही और 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और जजमेंट में ये सारी बातें बोली। इसके बाद नेक्स्ट इशू है इंक्रीजिंग ट्राइब्यूनलाइजेशन। देखो, अलग अलग इश्यूज के लिए ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो इस्टाब्लिश होती जा रही हैं और ट्राइब्यूनल्स में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का भी इंटरफेयर रहता है, क्योंकि सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स को अपॉइंट करती है। तो फिर ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट हैं और काफ़ी जगहों पर तो कोर्ट की फ़ीस भी ज़्यादा है, जो पिटिशनर हैं वो इतनी ज़्यादा फीस जो है वो दे नहीं पाते और सिस्टम में यानी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में टेक्नोलॉजी को भी अभी तक हमारे देश में अच्छे ढंग से इंटीग्रेट नहीं किया जा सका है। हालांकि कोशिश हुई है, लॉकडाउन के बाद खास करके काफ़ी सारी कोर्ट्स ने ऑनलाइन काम किया है, एफिशिएंसी भी आई है, बट सब जगह ऐसा नहीं हो सका है। कुछ कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं, यानी कहीं कहीं पर अच्छी परफॉर्मेंस कोर्ट की देखने को मिली है। तो कुल मिला के लास्ट में भी राइटर यही बोलते हैं कि जब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने की बात आए तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे आप ध्यान मत दीजिए, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इन पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।